हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़प भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अनैतिकता को रोकने व उन आचरण पर नज़र रखने हेतु मोहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोह के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। मुसलमानों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था और गैर मुसलमानों से जजिया कर को पुनः वसूलने को प्रारंभ औरंगजेब ने कर दिया, जिसको कि अकबर ने पहले हटा दिया था। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। उसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती करने में रुचि रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार और 100 बीमार की स्थिति हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच में उसने असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया, पर इतना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। समय समय पर उनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा को भी व्यय करनी पड़ी। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सनातनियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के संगठनों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सनातनियों ने भी समय समय पर विद्रोह किया था। उसके समय तक मुगल तथा सिक्कों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। सिक्कों की शांति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिया। मुगलों की सेना तथा सिक्कों के गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमन नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जयसिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के अधिकारियों के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेना को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिए तथा चटगांव, जिसे कि आज की समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी
समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन। अब डिस्कस करेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था, दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापार असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदार व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वाजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब के कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उसे अपना दुश्मन बना लिया। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया था। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा दिया। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नौरोजा त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवाया था। यह कुछ काम हैं जो औरंगजेब द्वारा महत्वपूर्ण किए गए। साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उत्तराधिकारियों के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करते थे। मुगल सम्राट के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचता था, ना ही जागीरों अधिकारियों को वेतन देने के लिए कठिन काम करना पड़ता था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।